हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो उसका फर्स्ट लेसन और इसका नाम है पहला लेसन है लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। ये आप जब 10th क्लास में थे उस समय आपकी बुक में एक सोशल साइंस की बुक में एक चैप्टर था, जर्मनी का एकीकरण था, जिसके अंदर है ना जर्मनी का एकीकरण, एक बिस्मार्क थे वहाँ के, है ना, एक कमांडर थे सेना के जिनका नाम था बिस्मार्क, उनके नेतृत्व में ये काम पूरा हुआ था। तो उस समय जर्मनी, अब ये जर्मनी कहाँ पे है? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सब यूरोप के, है ना, जो यूरोप महाद्वीप है उसके छोटे छोटे क्या हैं, देश हैं ये, ठीक है ना। तो उसी समय की बात है, ये जो जर्मनी है, जर्मनी के कौन थे? बिस्मार्क, है ना। तो इन्होंने फ्रांस के दो राज्य जो थे, राज्य है ना, स्टेट जो थी, उनके ऊपर इन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। तो वो उस समय जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो वहाँ पहले क्या, कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी? फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज। और उस फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ से, उन स्कूलों से हटा दिया गया और उन्होंने कहा कि भाई अब ये दोनों राज्य किस में आ गए हैं? जर्मनी में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर फ्रेंच न पढ़ाकर, फ्रेंच भाषा न पढ़ाकर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, है ना। तो वो जो फ्रेंच टीचर थे एक स्कूल के अंदर जो बच्चों को पढ़ाते थे, उनके भाव इसके अंदर बताए गए हैं, बच्चों के भाव, फ्रेंच टीचर के भाव। तो ये एक बहुत ही भावनात्मक रूप से एक बहुत प्यारी कहानी है, इसे आप एंजॉय करेंगे। इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट, 1840 टू 1897, 1840 में उनका जन्म हुआ, 1870 में मृत्यु हुई उनकी। वो आज एक फ्रेंच नोवेलिस्ट, एक फ्रांस के क्या थे? उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और वो एक लघु कहानीकार भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वॉर। अगर अब तुम्हें याद करो 10th क्लास में तुमने उसको पढ़ा होगा, प्रशा जिसको बोलते हैं, प्रशा, है ना। जर्मनी का बहुत बड़ा जो राज्य था उसका नाम क्या था? प्रशा, और प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो वो प्रशा जो है ना, यही है प्रूशिया, ठीक है ना। तो उस, ये जो लास्ट लेसन कहानी है ये संबंधित है, सेट इन का मतलब ये संबंधित है उन दिनों से। कौन से दिन? फ्रेंको प्रूशियन वॉर 1870 1871, 1870 1871 में फ्रेंको प्रूशियन वॉर हुआ था। फ्रांस और प्रशा के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी कहानी को लेके, ये उस समय की स्थिति को लेके ये रची गई है, इन विच, जिसमें कि फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क, है ना। उस युद्ध में फ्रांस को हरा दिया गया था, डिफीटेड यानी हरा दिया गया था प्रूशिया के द्वारा। और प्रूशिया का नेतृत्व, लेड किससे बना? लीड से, है ना। तो किसने नेतृत्व किया था? बिस्मार्क ने इसका नेतृत्व किया था जर्मनी का। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। अब देखो इसमें पूरा बात बता दी कि ये जो प्रूशिया है, जिन्हें आज हम जर्मनी, पोलैंड और कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के कहते हैं, इन तीनों को मिला के क्या कहलाता था? ये प्रूशिया कहलाता था, ठीक है ना। इसको प्रशा बोलते हैं हम लोग। तो जो प्रूशिया था उस समय का, उसमें ये तीन राज्य सम्मिलित, तीन, अब जैसे जर्मनी तो देश हो गया, पोलैंड भी देश है अभी, और ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा, ये मिला के क्या था? प्रूशिया था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, है ना, फ्रांस के दो जिले, डिस्ट्रिक्ट, एक तो था अल्सास और एक था लॉरेन, हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। अब चूंकि फ्रांस ने क्या कर लिया था? जीत हासिल कर ली थी। तो ऐसा होता है ना, जो जीत जाता है वो हारे हुए राज्य के कुछ क्षेत्र पर क्या कर लेता है? वो कब्जा कर लेता है। तो इसी के तहत जर्मनी ने फ्रांस के दो स्टेट, दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, है ना, अल्सास और लॉरेन, और वो किससे मिले हुए थे? उसकी, उनकी सीमा कहाँ से मिली हुई थी? जर्मनी से मिली हुई थी। देखो आपकी बुक में एक मैप दिखाया हुआ है, मैं बताता हूँ अभी आपको, इसमें आप उससे समझ जाएंगे। ये देखो, ये मैप है, तो ये बड़ा करके दिखाया गया है ना। तो ये देखो, ये क्या है? फ्रांस है, और ये रहा देखो, ये जर्मनी है। तो ये जर्मनी की क्या है? सीमा है। तो ये है देखो, लॉरेन लिखा हुआ है ना, लॉरेन और अल्सास। तो ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स थे, ये किसके अंडर में आ गए थे? जर्मनी के अंडर में आ गए थे, ठीक है ना।
रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, आप इस कहानी को पढ़िए ये पता करने के लिए व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, कि इस घटना का स्कूल की जो जीवन था उस पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो अब इसमें एक बच्चा है ना, जिसका नाम है फ्रेंज, है ना, FRANZ। तो वो फ्रेंज जो है उसकी ये उसका और इसके टीचर हैं, है ना, मिस्टर M हेमल, उनकी ये कहानी है। तो ये जो आई है, आई किसके लिए आया है? लेखक के लिए आया है, जिनका नाम क्या है? फ्रेंज है, ठीक है ना। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह में स्कूल के लिए लेट रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, इस पूरे का देखो ये क्या है? फ्रेज है। ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग का मतलब डांट का बहुत ज़्यादा भय होना, है ना। स्कॉल्डिंग किसको बोलते हैं? डांट फटकार को बोलते हैं। तो डांट फटकार के बहुत ज़्यादा भय की वजह से, है ना, लेट शुरू हुआ स्कूल जाने के लिए वो। स्पेशली बिकॉज मिस्टर M हेमल हैड सेड, क्योंकि विशेष रूप से M हेमल कौन है? उनके टीचर हैं, फ्रेंच टीचर हैं, जो उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, है ना। हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो प्रश्न पूछेंगे अस, हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, किसके ऊपर? पार्टिसिपल्स के ऊपर। अब पार्टिसिपल्स क्या है? जैसे आपको पता है वर्ब जो होती है क्रिया, उसके ना अलग अलग रूप होते हैं, है ना, जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है ना। ऐसे ही हैव गॉन, ठीक है ना, हैज़ बीन गोइंग, ठीक है ना। ऐसे ही एक तरह से जो वर्ब हो गया, एडजेक्टिव्स हो गए, नाउन हो गए, तो इनके रूपों में शब्दों को प्रयोग करना, ये क्या कहलाते हैं? पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। तो मिस्टर M हेमल ने कहा था कि मैं आप लोगों से, बच्चों से पार्टिसिपल्स के ऊपर प्रश्न पूछूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए उस आई लिटिल फ्रेंच जो लड़का है उसको क्या लग रहा है? डांट का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं तो उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था, पार्टिसिपल्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे, और पूरा दिन बिताऊं, आउट ऑफ डोर्स, बाहर रह के ही, स्कूल में जाऊं ही ना, है ना, इधर उधर मटर गश्ती करता हुआ अपना दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, काफ़ी गर्म था, है ना। अब देखो अपने इंडिया में तो ऐसा लगेगा कि गर्म है तो फिर तो अपन घर के अंदर ही रहे, लेकिन अब ये कहाँ की है कहानी बताओ? ये फ्रांस जर्मनी की है। तो वहाँ तो क्या है, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना। तो जब हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं उस समय वहाँ मौसम कैसा होता है? अच्छा मौसम होता है। बाकी सर्दियों में तो वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। तो वार्म मौसम उन्हें क्या आता है? पसंद आता है। तो ये कह रहे हैं लेखक कि इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, है ना, सूरज निकल रहा था, धूप चमक रही थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, है ना, एज ऑफ द, एज यानी किनारा, वुड्स यानी जंगल। वुड माने वैसे लकड़ी होती, लेकिन वुड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? जंगल। जंगल के किनारे से पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, बैक ऑफ द सॉमिल, और पीछे खुले मैदान में या खुले खेतों में से, खुले मैदान में से, और वो कहाँ से? बैक ऑफ सॉमिल। सॉमिल क्या होता है? जैसे लकड़ी, जंगल से लकड़ी काट के लाते हैं ना, और उनको फिर मशीन होती है जिसमें लकड़ी की क्या होती है? चिराई होती है, कटाई, चिराई, इसको आरा मशीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो सॉमिल हो गई। सॉमिल के पीछे के मैदानों से आवाज़ आ रही थी, है ना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल द प्रूसियन सोल्जर्स, है ना, प्रशा के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वह ड्रिलिंग, वो क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब परेड कर रहे थे। जैसे होता है ना, अपने सेना के जवान जो है वो परेड करते हैं, लेफ्ट राइट, 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ते हैं, वो विभिन्न प्रकार की ताल कदम मिला के, है ना। तो वो ड्रिलिंग होती है, वो ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि किस पे? ये जो अल्सास और लॉरेन जो हैं, ये दोनों जो जिले थे, इनके ऊपर किसका कब्जा हो गया था? जर्मनी का कब्जा हो गया था, है ना, या प्रशा का कब्जा हो गया था, प्रूशिया का। और तो नेचुरली वहाँ पे कौन ड्रिल कर रहे थे, कौन परेड कर रहे थे? प्रूशिया के सोल्जर्स कर रहे थे, फ्रांस के नहीं थे वो, ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यानी ये जो सब चीज़ थी,
है ना, कि कौन कौन सी चीज़ बताओ, गर्म होना, मौसम का गर्म होना, सूरज का धूप निकलना, सूरज की धूप निकलना, पक्षियों का जंगल में से चहचहाने की आवाज़ आना, है ना, ये सारी चीज़ें उसे टेम्प्ट कर रही थी। टेम्प्ट का मतलब होता है जैसे किसी को आकर्षित करना, ललचाना किसी को, है ना, तो उसे ललचा रही थी, आकर्षित कर रही थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, किसकी अपेक्षा, पार्टिसिपल्स के जो रूल्स होते हैं कि भाई इसमें क्रिया की ये फॉर्म लगती है, वर्ब की ये फॉर्म लगती है, इसमें आगे इज आता है, एम आता है, आर आता है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, तो ये रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स जो है ना, इनके बजाय उसको ये चीज़ें क्या कर रही थी, अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन लेखक कह रहे हैं लेकिन मेरे पास शक्ति थी कि मैं उसे रजिस्ट कर सकूं, उसका विरोध कर सकूं, उस आकर्षण का जो मुझे भटका रहा था मैं उसका क्या कर सकूं, रजिस्ट कर सकूं, उसका विरोध कर सकूं। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज कदमों से स्कूल की ओर आगे बढ़ गया। When I passed the टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के आगे से गुजरा, है ना, अब देखो बेटा ये टाउन हॉल क्या चीज़ है ना, जैसे पहले क्या होता था कि अब पहले इतने बड़े बड़े शहर नहीं हुआ करते थे और सब परकोटों के अंदर होते थे। परकोटे जैसे अपना जयपुर है, जयपुर का जो तुमने देखा होगा परकोटे के अंदर है ना, जैसे अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक बड़ा परकोटा है। तो पहले इसी के अंदर रहते थे लोग, राजा भी वही रहता था और जो शहर होता था वो भी अंदर ही रहता। बाद में जब जनसंख्या बढ़ी तो फिर इस परकोटे से बाहर निकल आए हम लोग, है ना, और फिर ये आगे इतनी कॉलोनियाँ बसती हुई चली गई, ठीक है ना। तो पहले, और दूसरा क्या है कि पहले लोगों के पास में संचार के साधन नहीं हुआ करते थे, है ना, रेडियो टीवी तो पहले थे नहीं, अखबार भी नहीं थे उस जमाने में, ठीक है ना, तो लोगों को कैसे भाई किसी चीज़ के लिए सूचना दी जाए। अब एक तरीका तो ये, जैसे बहुत ही पुराने ज़माने में तो राजा महाराजा क्या करते थे, वो ढोल पीटने वालों को रख लेते थे और वो ढोल पीटने वाले सावधान सुनो सुनो, है ना, महाराज साहब की बेटी की सगाई है इस तरह से वो ढोल पीट के और लोगों को सूचना देते थे। उसके बाद फिर इस ज़माने में ये जो 1800 बताया ना, इसके अंदर 1870-71 के बाद उस ज़माने की बात है, तो उस समय एक बिल्डिंग हुआ करती थी, सरकारी बिल्डिंग, जिसको टाउन हॉल कहा जाता था, है ना। अब उस टाउन हॉल के अंदर क्या होता था, कुर्सियां लगी रहती थी जहाँ पे छोटे मोटे आयोजन किए जा सकते थे, और बाहर क्या होता था, एक बुलेटिन बोर्ड होता था, है ना, जैसे बोर्ड होता है ना, उस पर कोई भी सूचना लिख दो, जैसे आपके स्कूलों में होता है सूचना पट्ट होता है, तो उस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन क्या कर देते हैं, नोटिस लगा देते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। तो ये टाउन हॉल के आगे क्या लगा हुआ था, एक बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहां पे भीड़ हो रही थी बुलेटिन बोर्ड के आगे, इन फ्रंट ऑफ यानी आगे, बुलेटिन बोर्ड मैंने बता दिया ना आपको, सूचना पट्ट जो होता है जहां पे कोई जानकारी लिखी जाती है, इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, अब लेखक कह रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, कि इस बुलेटिन बोर्ड से हमें बुरी सूचना ही मिल रही थी, क्योंकि युद्ध का समय चल रहा था ना, है ना, द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, कि भाई फ्रांस को क्या कर गया है, युद्ध हार गया है। द ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, है ना, तो जो कमांडिंग ऑफिसर है उसका जो उसने जो ऑर्डर जारी करे हैं, उसने जो आदेश दिए हैं, उसकी क्या ड्राफ्ट है उसका, है ना, द ड्राफ्ट कॉमा द ऑर्डर्स। ड्राफ्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी लिखित आदेश, ठीक है ना, वो ऐसे ही जो कमांडिंग ऑफिसर है जिसने कब्जा कर लिया उसके आदेश, या खुद का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है खुद की सेना का, उसके आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अरे यार ये अब क्या हो गया, अब क्या नई बात आ गई, ऐसे उसने अपने आप से सोचा कि अब क्या पंगा हो गया, जो ये भीड़ लग रही है, अब कौन सी बुरी खबर आ रही है जो आई है, जो ये इतनी सारी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। तो लेखक कह रहा है ऐसा मैंने सोचा। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट, और तब एंड देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, है ना, और जब मैं जितना मैं तेज दौड़ सकता था उतना जब मैंने तेज दौड़ने की कोशिश की, द ब्लैक स्मिथ वॉचर, है ना, तो एक ब्लैक स्मिथ था,
ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं? लोहार को बोलते हैं, है ना। तो लोहार जिसका नाम था वॉचर, हु वाज देयर, जो कि वहां पे था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने हेल्पर के साथ। अप्रेंटिस किसको बोलते हैं? जो ट्रेनिंग लेता है उसके अंडर में, है ना। तो प्रशिक्षु जिसको बोलते हैं। जैसे आपके 10th क्लास में थी ना एक इंग्लिश की बुक थी आपके, वो वाला द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसमें एक नूडल था ना, अप्रेंटिस था वो, ठीक है ना। तो जो वॉचर था ब्लैक स्मिथ, वो अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने सहयोगी के साथ, अपने प्रशिक्षु के साथ क्या कर रहा था? रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज लगाई। डोंट गो सो फास्ट बब, बब किसको बोलते हैं? बच्चे को बोलते हैं, है ना। अरे बच्चे इतना तेज दौड़ मत लगाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुमको स्कूल में अब खूब सारा समय मिलने वाला है ना। क्योंकि उसने वो न्यूज़ पढ़ ली थी, ठीक है ना, कि भाई अल्सास और लॉरेन दोनों जिलों पर किसका कब्जा हो गया है? जर्मनी का कब्जा हो गया है, प्रूशिया का कब्जा हो गया है। और अगले दिन से तो क्या होना है? नई लैंग्वेज पढ़ाई जानी है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड आई रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, है ना। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है एक ही सांस में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, है ना। एक ही सांस में मैं कहाँ पहुंच गया? मिस्टर एम हेमल, एम हेमल कौन है? उसके टीचर हैं, फ्रेंच टीचर हैं, वो जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं उसे। फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांसीसी भाषा, ठीक है। तो मिस्टर एम हेमल के छोटे से गार्डन पर मैं एक ही सांस में पहुंच गया, यानी बिना रुके मैं वहां पे पहुंच गया, या मेरी वहां पे जाके सांस क्या हो गई? भर गई थी ना। तेज तेज कदमों से ये बच्चा चला था, इसलिए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, अक्सर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल का मतलब होता है हा हुल्ला, ठीक है ना। जैसे बच्चे करते हैं ना ची ची, ठीक है ना, तो बच्चों की जो आवाज आती है वो ग्रेट बसल हुआ करती थी। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में से जैसे सुना जा सकता था कि भाई अब स्कूल आ गया, ठीक है ना। या अब स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं? उपस्थित हैं, तो क्योंकि बच्चों की आवाज़ उसमें आती थी, यानी आगे गली तक सुनाई देती थी। किस किस की आवाज़? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, डेस्क्स के खुलने बंद होने की आवाज़। अब तुम कहोगे यार ये डेस्क कहाँ से आ गई, है ना। देखो बेटा, जो ये क्या है? यूरोप क्या है बताओ? ये समृद्ध जो है ना महाद्वीप है, इसके जितने भी कंट्री हैं तो छोटे छोटे, ऐसे समझो आप कि ये जो जर्मनी फ्रांस है अपने राजस्थान से भी बड़े नहीं है, समझ गए ना बात। लेकिन ये हैं बहुत समृद्ध, है ना, बहुत वेल्दी हैं, प्रॉस्परस हैं। तो वहाँ, और पॉपुलेशन क्या है वहाँ पे? बहुत कम है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वहाँ बच्चों के लिए, है ना, हर प्रकार की फैसिलिटीज स्कूल में मिलती हैं। तो जो स्कूल में बच्चे बैठते हैं ना, जिस टेबल पे बैठते हैं उस टेबल के नीचे ही ड्रॉवर लगी रहती है, डेस्क लगी रहती है। ड्रॉवर होते हैं ना ऐसे, उसमें से ऐसे खोल के अपन निकाल लेते हैं, बच्चे अपना कुछ भी उसमें सामान रख दो, इस तरह से, समझ गए ना बात। तो खुलने बंद होने की, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाज़ें आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन बोलते हैं एक स्वर, और बच्चों के एक स्वर में लेसन्स को रिपीट करने की आवाज़, है ना। जैसे अब छोटे बच्चे हैं तो जैसे अपन करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, है ना, या ए अनार वाला, आम वाला, ई इमली वाली। तो बच्चे क्या करते हैं? एक स्वर में गाते हैं, तो उसकी आवाज़ आती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज़ में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, है ना। और बच्चे क्या करते थे? बता रहा है वो, फ्रेंच कह रहा है कि हम हमारे हाथों से हमारे दोनों कानों को बंद कर लेते थे, जिससे कि ध्यान लगा रहे हमारा, इधर उधर की आवाज़ हमको सुनाई नहीं दे, है ना। यानी दोनों कानों पे हाथ रख के और हम लोग ए अनार वाला, ई इमली वाली, इस तरह से करते रहते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का बड़ा सा रूलर, है ना। जैसे अब रूलर स्केल भी हो सकता है, जैसे पहले ज़माने में क्या होता, लकड़ी के स्केल हुआ करते थे, है ना, 1 फुट का होता था वो टीचर के पास, है ना। और उसी को वो धड़ाम से किस पे मारता था? बच्चे ज़्यादा शोर करते थे तो उस पर टेबल पे मारता, तो धड़ाम की आवाज़ होती तो बच्चे एकदम सा क्या होता, शांत हो जाते थे। तो यानी एक तरह से वो कि भाई उसका सिग्नल था कि अब ज़्यादा आवाज़ मत करो, ठीक है ना। तो अब रूलर की जगह डंडा भी हो सकता है अपने यहाँ, तो जो है ना सोटा काम में लेते हैं टीचर्स।
ठीक है ना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर रैप करता था। रैप मतलब आवाज़ आती थी, उसके ऊपर मारने की आवाज़ आती थी। तो लेखक बता रहा है कि ये सारी आवाज़ें बाहर से ही, गली में से ही सुनाई दे जाती थीं। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बिल्कुल सब कुछ शांत था। स्टिल का मतलब होता है स्थिर अवस्था में, लेकिन अभी क्या था, सब कुछ बिल्कुल स्थिर अवस्था में था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, है ना। अब काउंटेड ऑन का मतलब होता है भरोसा होना, कमोशन का मतलब है हा हुल्लड़, है ना। अब जैसे समझो आप क्लास के अंदर अगर हा हुल्लड़ हो रहा है ना, और कोई बच्चा लेट आया तो वो उस हा हुल्लड़ का फायदा उठा लेगा ना, चुपचाप से जाके और अपनी सीट पे जाके वो बैठ जाएगा, जिससे कि टीचर को पता ही नहीं चले कौन आया कौन नहीं आया, है ना। तो ये जो बच्चा है लिटिल फ्रेंच जो है, लिटिल में इसलिए बोल रहा हूँ छोटा बच्चा था वो, ठीक है ना। तो ये सोच रहा था फ्रेंच जो है कि मैं इस हा हुल्लड़ का, इस कमोशन का क्या कर लूँगा, फ़ायदा उठा लूँगा, है ना, और कहाँ बैठ जाऊँगा, जाके अपनी सीट पे बैठ जाऊँगा। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए, है ना, बिना नोटिस कराए हुए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निस्संदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, है ना, लेकिन उस दिन तो हर चीज़ इतनी चुप थी, शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, किसकी तरह, जैसे कि रविवार की सुबह होती है। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो तो पहले से ही अपनी सीट ले चुके थे, अपने स्थान पे थे वो। एंड एम हेमल, और जो मिस्टर एम हेमल थे हमारे टीचर, फ्रेंच टीचर, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे घूम रहे थे। अब तुम फिर कहोगे यार ये ऊपर नीचे कहाँ से आ गया, है ना। तो देखो बेटा, तुमने अगर कभी, अब तो अभी तो खैर तुम अभी जो है ना 12th क्लास में आए हो, जब तुम कॉलेज में जाओगे ना, तो जो अच्छे कॉलेज होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो ऐसे, जैसे ये वाली एक तरफ ये सीट हो गई और एक तरफ ये सीट हो गई, है ना। जैसे ऐसे समझो 5 बच्चे इस सीट पे बैठ सकते हैं और 5 बच्चों की ये, है ना, ये टेबल हो गई और यहाँ पे उनकी बैठने की ये हो गई, इस तरह से, ठीक है ना, समझ गए बात। और बीच में स्पेस होता है ना। तो इस तरह से ये, यानी हर पीछे वाली जो सीट होती है वो आगे वाली सीट से थोड़ी सी क्या होती है, ऊंचाई पे होती है, यानी ज़मीन को ऊंचा करते चले जाते हैं। जो फर्श होता है ना कमरे का, इसको क्या करते चले जाते हैं, ऊंचा करते चले जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं ऐसा। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड होता है, टीचर और टीचर का क्या होता है, इस जगह पे ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया। तो कहने का मतलब है कि हर पीछे वाली जो सीट है, बच्चों की जो बेंच हैं, टेबल हैं, वो ऊंचाई बढ़ती जा रही है, जिससे कि टीचर के जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ क्या करे, स्पष्ट रूप से दिख जाए, है ना। तो और फिर देखो इधर भी गली का मतलब इधर भी ओपन वो होता है, खाली जगह होती है, तो यहाँ भी सीढ़ियाँ होती हैं, तो इधर से भी जा सकते हैं बच्चे और इधर से भी जा सकते हैं। जैसे अपना ये MNIT है ना, तो इसके अंदर लेक्चर हॉल्स अगर आप कभी जाके देखोगे, ठीक है ना, तो अच्छी तरह से मेहनत करो जिससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले तुम्हारा, ठीक है ना। तो तुमको वहाँ फिर ऐसे कॉलेज में इस तरह के लेक्चर रूम्स देखने को मिलेंगे, है ना। और मेहनत नहीं करोगे तो बस किसी फटे टूटे स्कूल में जाना कॉलेज में जाना पड़ेगा, है ना, जहाँ पे पढ़ाई भी नहीं होगी और कुछ नहीं मिलेगा बस वहाँ। तो अब ये जो एम हेमल थे, ये ऐसे ऊपर जा रहे थे और नीचे आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे नीचे आ रहे थे। अब आ गया होगा समझ में आपको कि ये अप एंड डाउन का क्या मतलब है। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जिन्होंने कि अपना भयानक वाला लोहे का रूलर लोहे का स्केल, है ना, अपनी बाह के नीचे दबा रखा था। जैसे टीचर होते हैं ना, अपने कांख में वो दबा लेते हैं, डंडा दबा लेते हैं, है ना, वो उनका हथियार होता है, ठीक है ना। घर पे तो पिटते हैं वो, सॉरी मजाक कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो मतलब वो अपनी कांख में उन्होंने दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे हर के सामने से जाना पड़ा, क्योंकि सब क्या थे बताओ, शांत थे। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सबकी नज़र किस पे पड़ी, उस बच्चे फ्रेंच के ऊपर पड़ी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट, अब तुम
कह रहा है लेखक कि तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्म के मारे लाल हो गया था। ब्लश्ड का मतलब होता है जैसे ना एम्बरेसमेंट होता है किसी को, है ना, एक तरह से ग्लानी होती है ना, तो उससे चेहरा कैसा होता है, लाल हो जाता है। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना शर्म से लाल था और कितना मैं डरा हुआ था, इसकी आप कल्पना कर सकते हो। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर एम हेमल सॉ मी, मिस्टर एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बड़े प्यार से, है ना, मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। अब देखो पहली बार नाम आया, मैं तो कई बार बोल दिया ना आपको, है ना, अपने स्थान पर जाके जल्दी से बैठो छोटे फ्रेंच। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, है ना, तुम अगर नहीं आते तो हम क्या कर देते, अपना लेसन शुरू कर देते, इसलिए जाके जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से जंप मार के चला गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी डेस्क पर जाके बैठ गया। नॉट टिल देन वेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, है ना। तो नॉट टिल देन वेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जैसे ही मैं थोड़ा सा अपने भय से नॉर्मल हुआ, है ना, तब तक मुझे नज़र नहीं पड़ा था, क्योंकि पहले तो वो थोड़ा सा खुद को वक्त लगता है ना थोड़ा सा नॉर्मल होने में। तो लेखक कह रहा है कि जैसे ही मैं थोड़ा, जब तक मैं नॉर्मल नहीं हुआ था तब तक मैंने देखा नहीं, है ना, और जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तब मैंने जाना कि जो हमारे टीचर हैं एम हेमल, हैड ऑन, उन्होंने पहना है, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर ग्रीन कोट उन्होंने क्या किया है, पहना है। और हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब होता है फ्रिल्ड शर्ट, कौन सी पहनी है उन्होंने, अपना ग्रीन कोट पहना है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी। फ्रिल्ड का मतलब होता है जैसे ये शर्ट है ना, तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन सी बना देते हैं, है ना, एक ऐसे डिज़ाइन बना दी इधर, है ना, फूल पत्ती टाइप की डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे कई बार आपने बच्चों की देखी होगी, बच्चियाँ जो होती हैं उनकी जो फ्रॉक होती हैं, तो उनकी मम्मियाँ उनकी फ्रॉक में तरह तरह के फ्लावर्स लगा देती हैं, है ना, तो एक तरह से झल्लरदार टाइप मान लो आप, ऐसी शर्ट पहनी हुई थी हमारे टीचर ने। तो एक तरह से वो डिज़ाइनर शर्ट थी, कैसी थी वो, डिज़ाइनर शर्ट थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काले रंग की सिल्क की कैप पहन रखी थी उन्होंने, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये सारी जो कैसी थी, एम्ब्रॉयडर्ड थे। एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है जिस पे कढ़ाई का काम हो रखा हो, है ना, उनकी जो टोपी थी उस पर क्या हो रखा था, कढ़ाई का काम हो रखा था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, है ना, जिसे अब लेखक कह रहे हैं कि उस ड्रेस को, ग्रीन कोट को, फ्रिल्ड शर्ट को, और जो उनकी ब्लैक सिल्क कैप थी उसे वो सिर्फ कब कब पहनते थे, या तो कोई स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन हो, कोई अधिकारी आए हों जांच करने के लिए, है ना, चेक करने के लिए भाई पढ़ाई कैसी हो रही है, तब पहनते थे, या जब स्कूल के अंदर प्राइज डेज होते थे, क्या बंटती थी, इनाम बांटी जाती थी, है ना, प्राइज़ मिलती थी बच्चों को कोई भी, चाहे पास होने की या कोई एक्टिविटीज़ की, तब वो एक कहने का मतलब ये है कि विशेष मौक़ों पर ही वो उस ड्रेस को पहनते थे। तो फ्रेंच ने नोटिस किया कि आज उनके टीचर ने ये वाली स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी। बिसाइड्स द होल स्कूल, बिसाइड्स इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, कि आज पूरा स्कूल इतना विचित्र लग रहा था। एंड सोलमन, है ना, सोलम, है ना, तो और स्कूल कैसा लग रहा था, बिल्कुल शांत गंभीर। सोलमन का सोलम बोलते हैं इसको, एन क्या रहे बेटा इसमें, साइलेंट रहता है ना, तो और स्कूल बड़ा विचित्र लग रहा था और गंभीर लग रहा था। सोलम का मतलब क्या होता है, गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, वह ये चीज़ थी, ऑन द बैक बेंचेज, के पीछे की बेंचों पर, ऑन द बैक बेंचेज यानी पीछे की बेंचों पर, देयर दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा क्या रहती थी, पीछे की जो बेंचेस थी वो खाली रहती थी, खाली पड़ी रहती थी, उन पर द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, ग्रामीण लोग, गांव के लोग चुपचाप हमारी तरह पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे। तो एक ये सबसे विचित्र लगी उसे कि पहले तो कभी ऐसा होता ही नहीं था, है ना, बड़े क्यों आएंगे पढ़ने के लिए, तो गांव के बड़े लोग भी वहां पर पीछे की बेंचेस पर बैठे हुए थे।
ओल्ड हॉसर, है ना। अब ये देखो हॉसर होता है, ऐसे समझो आप जैसे बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं ना, ठीक है ना, जो कोई बिल्डिंग बनाते हों, है ना, या कोई निर्माण कार्य करते हों तो उनको बोलते हैं, है ना। ओल्ड हॉसर बैठे हुए थे विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, है ना, किससे, जिन्होंने क्या पहन रखी थी, अपनी 3 कोने वाली टोपी पहन रखी थी। ऐसे समझो 3 कोने वाली टोपी कैसे हो सकती है, जैसे ये टोपी हो गई, है ना, तो एक डिज़ाइन इसमें यहाँ निकली हुई है, एक डिज़ाइन इसमें यहाँ निकली और एक डिज़ाइन इसमें यहाँ निकली, इस तरह की कोई टोपी उन्होंने पहन रखी थी, ठीक है ना। ये द फॉर्मर मेयर, मेयर किसको बोलते हैं, जैसे सभापति जो होता है ना, जैसे नगर पालिका होती है या नगर परिषद होती है, नगर निगम होता है, तो उसमें जो पार्षद होते हैं, ठीक है ना, पार्षद किसको चुनते हैं, सभापति को चुनते हैं, मेयर को चुनते हैं। तो पुराने मेयर भी थे, है ना, सरपंच समझ सकते हो आप, ठीक है ना। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले वाले पोस्ट मास्टर भी थे वहाँ पे, यानी ये सब कौन है बताओ, ये सब रिटायर्ड पर्सन हैं। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके पास अन्य कई सारे लोग बैठे हुए थे उन पीछे की बेंचेस पर। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति कैसा दिख रहा था, सैड दिख रहा था, दुखी प्रतीत हो रहा था। एंड हॉसर, और जो हॉसर थे, है ना, जो बिल्डर थे, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो अपने साथ एक पुरानी प्राइमर लेके आए थे। प्राइमर का मतलब होता है 12 खड़ी की किताब होती है ना, जैसे आपने देखा होगा के का की कू कू के कई को कऊ कंग के, ए आ ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए, बचपन याद आ गया ना आप लोगों को ठीक है ना। तो वो 12 खड़ी जो होती है, तो एक तरह से जो सबसे प्राइमरी जो बुक होती है वो लेके वो बैठे हुए थे, वो अपने साथ लेके आए थे। थम्ब्ड एट द एजेस, है ना, अब वो किनारों से कैसी हो गई थी, थम्ब्ड हो गई थी। अब थम्ब्ड का मतलब समझाता हूँ मैं, देखो आपको, है ना, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, कई बच्चे बड़े केयरलेस होते हैं, है ना, कई तो क्या होते हैं, और वैसे इसके ऊपर लड़कियां जो होती हैं वो तो बड़े संभाल के रखती हैं, है ना। जैसे ये बुक है, इसको बड़े आराम से बैग में रखेंगी ऐसे, है ना, बिल्कुल ऐसे संभाल के रखेंगी, और लड़के जो है ना उसको ऐसे ही घुसा देंगे फट से, है ना। तो उससे क्या होता है बेटा कि यूं ही ऊट पटांग घुसाने से ये वाले हिस्से होते हैं ना, ये ऐसे मुड़ जाते हैं, कभी नोट किया होता आपने, है ना, ये सब इस तरह से मुड़ जाते हैं, ऐसे ही आ रहा है ना समझ में, इस तरह से तुड़ी मुड़ी हो जाती हैं ये जो एजेज होती हैं इनके किनारे, ठीक है ना। तो ये ही कह रहे कि उसका जो ओल्ड हॉसर थे, उनकी जो प्राइमर थी, उसकी जो किनारे थे वो क्या हो गए थे, मुड़ गए थे, ठीक है। थम्ब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने अपने घुटनों पर उसे खोल के रख रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनके बड़े बड़े जो चश्मे थे वो उसने उस खुली प्राइमर के पेजेस पे ऊपर रखे। जैसे होता है ना कई बार, जैसे नज़दीक से नहीं दिखता और दूर का साफ दिखता है ना। तो जैसे माना टीचर को देख रहा होगा वो उस समय, तो उसने अपना चश्मा उतार के कहाँ रख रखा था, उस ओल्ड प्राइमर जो 12 खड़ी की जो किताब थी उसके ऊपर रख रखा था। While I was wondering about it all, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, मिस्टर एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, है ना, एम हेमल ने अपनी चेयर माउंट की, अर्थात वो कुर्सी को ऊंचा करके बैठ गए उस पर। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सैड, है ना, और उन्होंने उसी टोन में, उसी लहजे में, जिस लहजे से उन्होंने मुझे कहा था, है ना। तो देखो उस दिन उस बच्चे को डांटा नहीं था ना, उसने कहा था आ जाओ लिटिल फ्रेंच और जल्दी से जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, गुस्सा नहीं हुए थे ना उससे वो, है ना, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, है ना, तो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए थे। तो ऐसी ही एक बिल्कुल बिना डांट वाली लैंग्वेज में वो बोले, ठीक है ना। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव यानी गंभीर और उस मृदु आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि उन्होंने मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले प्रयोग करी थी, उन्होंने कहा, किसने कहा, एम हेमल ने, टीचर ने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं जो लेसन आपको दूंगा वो है लास्ट लेसन होगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, है ना। अब ये बर्लिन क्या है बताओ, ये जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी से आदेश आ गए हैं, बर्लिन से आदेश आ गए हैं,
टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, है ना, कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आदेश आ गए हैं कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। और चूंकि मैं तो क्या पढ़ाता हूँ, फ्रेंच पढ़ाता हूँ, मुझे जर्मन आती नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है बताओ, ये आपका लास्ट लेसन है। द न्यू मास्टर कम्स टूमोरो, नए अध्यापक कल सुबह आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। What a thunderclap these words were to me. थंडरक्लैप का मतलब होता है जैसे किसी ने झकझोर दिया हो, है ना, किसी ने बहुत ज़्यादा एक तरह से हिला के रख दिया हो। तो ये शब्द मुझे एक तरह से अंदर तक इन शब्दों ने मुझे हिला दिया। ओह द रैचेस, है ना, रैचेस किसको बोलते हैं, दुष्ट लोगों को बोलते हैं। अब ये दुष्ट लोग किसको कहेंगे बताओ, ये प्रूशिया वाले लोगों को दुष्ट लोग कहेंगे। अच्छा, उन दुष्टों ने ऐसा कर दिया। That was what they had put up at the town hall. अच्छा, यही बात है, और यही बात उन्होंने कहाँ लगा रखी थी, टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे लगा रखी थी। अब उसे समझ में आया कि वो जो भीड़ हो रही थी वो इसलिए हो रही थी। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, क्यों? अब ये कौन बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है ना, कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, क्यों भाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि कैसे लिखी जाती है फ्रेंच, मैंने तो अभी फ्रेंच लिखना भी नहीं सीखा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब इसे और ज़्यादा और कभी आगे सीख नहीं पाऊँगा? क्या मैं हमारी खुद की भाषा जो है फ्रेंच, क्या मैं इसे कभी सीख नहीं पाऊँगा? आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मुझे बस यहीं पे ही रुक जाना पड़ेगा अपनी भाषा को सीखने के लिए? ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब उसे दुख हो रहा है ना, कि मुझे कितना खेद है कि मैंने अपने लेसन्स अच्छी तरह से नहीं पढ़े, कि जो टीचर मुझे पहले पढ़ाता था उस समय मैंने अपने लेसन्स को ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा, इसका क्या है, मुझे बहुत दुख है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अब ये कह रहा है कि क्यों नहीं पढ़े मैंने, कि मैं क्या करने निकल जाता था, सीकिंग बर्ड्स एग्स, है ना, पक्षियों के अंडों को ढूंढने के लिए निकल जाता था, खेलने के लिए, है ना, देखने के लिए। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार क्या है, एक नदी है ना, सार नदी में स्लाइडिंग करने के लिए, तैरने के लिए मान लो, बोटिंग करने के लिए मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, इस काम के लिए निकल जाता था मैं, है ना। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर and my history of the saints were old friends now and that I could not give up, है ना। अब देखो ये ऐसे समझो आप इसको, कि ये बच्चा जो है ना लिटिल फ्रेंच, ये अपने आप को कोस रहा है ना, कि मैं कितना सॉरी हूँ कि मैंने अपने जो लेसन्स थे उनको ध्यान से नहीं पढ़ा, और मैं अपना वक्त किस में गंवाता रहा, पक्षियों के अंडे ढूंढने में, सार नदी में जाके तैरने में, है ना, बोटिंग करने में। ये जो मेरी किताबें हैं, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, कि ये जो मेरी किताबें हैं ये कुछ समय पहले मुझे क्या लगती थी, आफत लगती थी, न्यूसेंस का मतलब आफत लगती थी, ठीक है ना। सो हैवी टू कैरी, और ये मुझे ले जाने में इतनी भारी लगती थी, कौन कौन सी चीज़ें, माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों की जो इतिहास की जो किताब है ये, है ना, ये मुझे पहले कुछ समय पहले क्या लगती थी, बहुत ज़्यादा भारी लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये अब ऐसा लगने लग गया है मुझे कि ये तो मेरी बहुत पुरानी मित्र हैं, है ना। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। देखो बेटा इसका भावना ऐसे समझो आप, है ना, जैसे ऐसे समझो कि दो बच्चे हैं, टीचर ने दो बच्चों को एक काम दिया, ठीक है ना, ए और बी दोनों को। अब ए ने क्या किया, या दोनों को नहीं दिया, ठीक है ना, जैसे ए को काम बताया, किसी एक बच्चे को टीचर ने कोई काम बताया, है ना, और अब उसने वो काम नहीं किया, टीचर ने क्या किया, उस काम को सेकंड बच्चे को बता दिया, बी को, है ना। तो अब उसको पहले वाले को दुख होता है ना, कि
मैं क्यों नहीं करूँ, यानी मुझे दे, अब ये दोबारा से मेरे को मौका दे। अरे भाई तुझे पहले तो दिया था, पहले तूने क्यों नहीं किया इस चीज़ को, है ना। वो कहने का मतलब है जब कोई चीज़ हमसे छूटने लगती है ना, तब हमें उसकी महत्व का पता चलता है। यानी समय पे तो क्या है, हम उस चीज़ को कैजुअली लेते हैं, और जब वो हमसे हमारे हाथ से निकल जाती है या निकल रही होती है, तब हमें लगता है कि काश हमें एक मौका और मिल जाए। ये कहना चाह रहे हैं लेखक। एंड एम हेमल टू द आइडिया, है ना। और लेखक कह रहे हैं कि और अब मैं, जो मेरे टीचर हैं एम हेमल, इनको भी, ये भी मुझे कैसे लगने लगे हैं, मेरे ओल्ड फ्रेंड लगने लग गए हैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये विचार कि अब वो चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब आगे उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगा अपने टीचर को। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। इन सब बातों ने, है ना, मैं जो पुरानी चीज़ थी उन सबको भूल गया मैं, एम हेमल के बारे में, उनके रूलर के बारे में भी। रूलर यानी जो वो डंडा रखते थे, है ना, या स्केल रखते थे, उसको भूल गया था मैं। और ये भी भूल गया था कि वो कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी का मतलब होता है जैसे बहुत जल्दी क्या होता है, जिसका मूड बदल जाता है ना, तो हल्के से क्या हो जाए, कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाए, ठीक है ना, यानी पता नहीं चले कब गुस्सा हो जाए, उसको क्रैंकी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि मैं ये भूल गया था कि वो रूलर भी रखते थे और वो क्रैंकी भी थे, है ना। ये सारी चीजें उसके ख्याल में आ रही हैं। पुअर मैन, बेचारा एम हेमल, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कि अब ये पुअर मैन किसको बोल रहा है, वो एम हेमल को बोल रहा है कि ये बेचारे एम हेमल। It was in honor of his this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, कि अपने इस लास्ट लेसन के सम्मान में ही आज वो अपने संडे के क्लोथ्स को पहन के आए हैं। संडे क्लोथ्स का मतलब संडे को लोग बाहर घूमने फिरने जाते हैं, है ना, तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना। तो उसने अपने इस अंतिम लेसन को ऑनर करने के लिए, इसको सम्मान देने के लिए ही आज उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा, एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों ये गांव के जो वृद्ध लोग हैं, रिटायर्ड जो लोग हैं, वर सिटिंग देयर, यहां पर बैठे हैं, इन द बैक ऑफ द रूम, रूम में पीछे की तरफ। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये इसलिए है कि इन्हें भी दुख है, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल क्यों नहीं गए। अर्थात उन्हें भी कोई जरूरी नहीं बच्चे ही पढ़ें, स्कूल में आके बड़े भी पढ़ सकते हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा वगैरह की क्लास लगती हैं, लेकिन लोग जाते नहीं है ना पढ़ने के लिए, है ना। तो इन्हें भी क्या था, खेद था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, है ना। अच्छा अब देखो, एम हेमल को इस स्कूल में पढ़ाते हुए कितने साल हो गए थे, 40 वर्ष हो गए थे, है ना। तो 40 वर्ष तक जो फेथफुल सर्विस एम हेमल ने की थी, है ना, उस फेथफुल सर्विस के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये लोग यहाँ आए थे। ये उनका तरीका था उनको धन्यवाद ज्ञापित करने का। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वो अपने देश के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट दर्शा रहे थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनकी नहीं रही। अर्थात अब वो दोनों जिले किस में चले गए, है ना, वो प्रूशिया में चले गए। पहले किसका हिस्सा थे, वो फ्रांस का हिस्सा थे, ठीक है ना। While I was thinking of all this, जब मैं ये सब सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, मेरी बारी थी बोलने की। रिसाइट का मतलब बोलने की। अब क्या बोलना बताओ, किसका टेस्ट था, पार्टिसिपल्स का। पार्टिसिपल्स को सुनाने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and very clear and without one mistake, है ना। अब देखो इसको समझो, What would I not have given to be able, है ना, कि मैं, अब ये कह रहा है कि मैं अगर बहुत तेज आवाज में और बिल्कुल साफ साफ बिना किसी मिस्टेक के
है ना। ये जो ड्रेडफुल रूल है, ये जो डरावना जो रूल है जो कि अक्सर बच्चों को याद नहीं होता है, पार्टिसिपल्स का, है ना, इसको काश मैं बिल्कुल साफ साफ आवाज़ में बहुत ज़ोर से अगर मैं बिना किसी गलती के सुना देता तो इसके बदले में क्या मैं नहीं देता। अर्थात कि कहने का मतलब ये है कि ये बच्चा कामना कर रहा है ना, कल्पना कर रहा है कि मेरे से सब कुछ ले लो, बस मेरे को ये दे दो आप कि मैं ये जो पार्टिसिपल्स का ये जो भयानक रूल है इसको बिना गलती के तेज आवाज़ में साफ साफ में सुना दूं। तो चाहे भले ही मेरे से कुछ भी ले लो, बस मेरे को ये वाली शक्ति दे दो, ये कहना चाह रहा है वो। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, है ना, लेकिन मैं तो पहले ही शब्दों पे मिक्सअप हो गया। मिक्सअप का मतलब ऊट पटांग बोलने लग गया। ऊट पटांग का मतलब कुछ भी ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, कुछ भी नहीं बोला जा रहा, है ना, पहले ही शब्दों पे बस अटक के रह गया। एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, किसको पकड़ के, मेरी डेस्क को पकड़ के मैं खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। एट नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। कौन, बताओ ये किसकी बात हो रही है? लिटिल फ्रेंच की हो रही है, उस बच्चे की बात हो रही है। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझे कह रहे हैं, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, प्यारे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम खुद ही अपने आप से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो, तुम खुद ही काफ़ी बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, अच्छा देखो ये ऐसा हुआ कैसे। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं वाह। वाह का मतलब कहते हैं ना, अरे वाह, देखो इंग्लिश में और हिंदी में कितनी समानता है ना। वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो खूब सारा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा, है ना, ऐसा हम अपने आप से कहते हैं। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर हैव यू कम, तुम कहाँ आ गए हो। वेयर हैव यू कम आउट, तुम किस स्थिति में पहुँच गए हो। ऐसा करते करते, कल पर टालते टालते तुम किस स्थिति में पहुँच गए हो। आह, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, हाँ आह, है ना, तो एक तरह से आह भर रहे हैं वो और कह रहे हैं यही तो अल्सास की बड़ी दिक्कत है ना। अल्सास, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्कूल है ये कहाँ पे है, कौन से ज़िले में है, अल्सास ज़िले में है। तो एम हेमल कह रहे हैं कि अल्सास के लोगों के साथ यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब देखो सी ये क्या है, स्त्रीवाचक है, तो ये किसके लिए आया है, लैंड के लिए आया है, भूमि के लिए आया है, तो अर्थात जो अल्सास की भूमि है, क्योंकि माता बोलते हैं ना अपन धरती को, इसलिए तो ये जो अल्सास की भूमि है ये पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये सीखने को क्या करती है, आगे सरका देती है, टाल देती है, आगे कल पे टाल देती है। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब देखो ये किसके लिए कह रहे हैं, ये दोज फेलोज, है ना, कि अब ये जो लोग हैं वहाँ पे ये जो लोग हैं, है ना, विल हैव द राइट टू से टू यू, उन्हें पूरा अधिकार है तुम्हें यह कहने का, हाउ इज इट, ऐसा कैसे है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो फ्रेंचमैन होने का दिखावा कर रहे हो, है ना, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, है ना, और तुम खुद की भाषा को ना तो बोल सकते हो और ना ही तुम लिख सकते हो, तो अर्थात तुम फ्रेंचमैन कैसे हुए। तो ये दो फेलोज किसके लिए आया है, ये जर्मन लोगों के लिए आया है, कि ये जो जर्मन लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया है, ये लोग यही हमसे कहेंगे कि तुम तो दिखावा करते हो, तुम फ्रेंचमैन हो ही नहीं, जब तुम्हें तुम्हारी खुद की मातृभाषा जो है, मदर लैंग्वेज जो है, वही तुमसे बोली और लिखी नहीं जाती, तुम फ्रेंच कैसे हो सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन प्यारे छोटे फ्रेंच, है ना, तुम इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हो। यू आर नॉट द वर्स्ट, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, यानी हम सबको ही, ठीक है ना, हम सबको ही क्या करना है, रिप्रोच करना है, ठीक है ना।
रिप्रोच का मतलब है ब्लेम, है ना, यानी हम सब इसके लिए क्या हैं, ब्लेम करने योग्य, यानी हम सब इस प्रक्रिया में दोषी हैं। रिप्रोच यानी ब्लेम, टू बी ब्लेम ऑफ, ठीक है ना। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ, तुम्हारे जो माता पिता थे, तुम्हारे माता पिता चिंतित ही नहीं थे तुम्हारे बारे में। टू हैव यू लर्न, कि तुम सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, उन्होंने प्रेफर किया कि तुमको किस पे लगा दिया जाए, खेत पे लगा दिया जाए। और एट द मिल्स, या तुमको मिल्स में भेज दिया जाए, कारखानों। तो देखो तुम के लिए क्या आया, पूरे जो अल्सास के बच्चों के लिए आया है यू, ठीक है ना, कि अल्सास के जो लोग हैं वो बच्चों को पढ़ने पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो, है ना, वो या तो खेतों में लगा लेते हैं बच्चों को, या उनको मिल्स में भेजते हैं। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि उन्हें क्या हो जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा धन मिल जाए, जिससे कि वो पैसे कमा सकें। एंड आई, है ना, देखो ऊपर उन्होंने कह दिया कि तुम अकेले इस चीज़ के लिए दोषी नहीं हो, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स भी दोषी हैं, अब खुद के ऊपर आ गए वो। एंड आई, और मैं भी दोषी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरे ऊपर भी इसका इल्जाम लगना चाहिए, मैं भी इसके लिए उत्तरदायी हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन्स, क्या मैं तुम्हें अक्सर नहीं भेजता था मेरे फूलों में पानी देने के लिए, बजाय तुम्हें लेसन याद करने के, अर्थात मैं भी तो तुम्हें अपने कामों में लगा देता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना होता था, मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। अर्थात एम हेमल खुद को भी इस प्रक्रिया में दोषी मान रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, है ना, फिर एक बात से लेके दूसरी बात तक, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। एम हेमल बातें बताते रहे किसके बारे में, फ्रांसीसी भाषा के बारे में। saying that it was the most beautiful, कि ये जो फ्रेंच भाषा है ये सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है। was most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये जो फ्रेंच भाषा है ये संसार की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है। जैसे बेटा आप देखो, हर व्यक्ति को अपनी जो भाषा है वो अच्छी लगती है, हमें हिंदी अच्छी लगती है हमारी, ठीक है ना, तो ऐसे ही हर व्यक्ति को अपनी भाषा पे क्या होता है, प्रेम हो, भाषा से प्रेम होता है और उस पर गर्व भी होता है ना। द क्लियरेस्ट, अब वो इसको फ्रेंच भाषा को क्या बता रहे हैं, सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग्स अस, और वो कह रहे हैं कि इसे हमें हमारे मध्य, हमें रक्षा करनी होगी इसकी, ये हमारे मध्य क्या रहे, बनी रहे, इसके लिए हमें इसकी क्या करनी होगी, रक्षा करनी होगी। एंड नेवर फॉरगेट इट, और ये बात कभी ना भूलना, बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर एनस्लेव्ड, कि जब लोगों को दास बनाया जाता है, एनस्लेव्ड का मतलब क्या होता है, स्लेव यानी दास, और एनस्लेव यानी दास बनाना, ठीक है ना। तो जब लोगों को दास बनाया जाता है, जब लोगों को पराधीन बनाया जाता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वो अपनी भाषा से लगाव बनाए रखते हैं, होल्ड फास्ट का मतलब होता है चिपके रहना, तो यह चिपके रहने का मतलब क्या है, जब तक वो अपनी भाषा से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये जो भाषा है इसे आप उनकी जो कैद है उसकी आप चाबी मान सकते हो, अर्थात यही भाषा उन्हें आज़ादी का मार्ग दिखा सकती है ना। देखो कोई ना कोई तो बेटा हमें एक भाव चाहिए होता है, कोई ना कोई एक वस्तु चाहिए होती है, कोई ना कोई एक विचार चाहिए होता है जिसके पीछे हम क्या हो सकें, यूनाइट हो सकें, ठीक है ना। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने एम हेमल ने ग्रामर की बुक खोली, एंड रेड अस अवर लेसन, और हमें हमारा लेसन पढ़ के सुनाया। आई वॉज अमेज टू सी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं तो इसे बहुत अच्छी तरह समझ पा रहा था। ऑल ही सेड, जो कुछ भी एम हेमल बोल रहे थे, सीम्ड सो इजी आई थिंक टू, है ना, वो इतना आसान लग रहा था कि ये तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। दैट आई हैव नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, है ना, तो ये फ्रेंच कह रहे हैं कि मैं सोचता हूं कि मैंने अब से पहले कभी उनकी बातों को ध्यान से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और
यह भी बात है कि उन्होंने पहले कभी इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया प्रत्येक चीज को विद सो मच पेशेंस, इतने ज्यादा धैर्य के साथ, है ना। तो अब देखो दोनों चीज कह रहा है वो फ्रेंड कि मैंने भी पहले कभी इतने ध्यानपूर्वक उनकी बातें नहीं सुनी और एम हेमल ने भी पहले कभी इतने धैर्यपूर्वक चीजों को बारीकी से प्यार से समझाया नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बेचारा आदमी, तो बेचारा आदमी कौन है, एम हेमल, वॉन्टेड टू गिव अस ऑल, वो सब कुछ देना चाहता है, ही न्यू, जो कि उसे आता है, यानी जो कुछ भी वो जानता है वो सब हमें वो देना चाहता है, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, सदा के लिए जाने से पहले हमें वो सब कुछ देकर जाना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और जो कुछ भी उसे अपने उसके पास है उसे वो हमारे मन मस्तिष्क में एक ही झटके में, वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही झटके में, वो हमारे मस्तिष्क में उसे स्थापित करना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद फिर हमारा किसका लेसन हुआ, लिखने का लेसन हुआ। That day, उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल हमारे लिए क्या लेके आए थे, न्यू कॉपी, नई नई कॉपियां लेके आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, राउंड हैंड का मतलब सुंदर सुंदर लिखावट में। उन कॉपियों पे क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, यानी जो अल्सास है ये हमेशा फ्रांस का अभिन्न हिस्सा था और अभिन्न हिस्सा रहेगा, यानी अल्सास की फ्रांस के प्रति प्रतिबद्धता, है ना, लगाव को वो व्यक्त कर रहा था। दे लुक्ड लाइक, वो जो कॉपियां थी वो ऐसी प्रतीत हो रही थी लाइक लिटिल फ्लैग्स, कि वो छोटे छोटे झंडे हों, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो कि स्कूल के उस कक्ष में इधर उधर तैर रहे हों, क्योंकि सब बच्चों के हाथ में क्या थी, कॉपियां थी, और उन सब पे क्या लिखे हुए थे, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ऐसे लिखे हुए थे ऊपर ही ऊपर। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्या हैं, फ्रांस के झंडे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, अब झंडा होता है उसको किसी न किसी डंडे के अंदर लगाते हैं ना, किसी लकड़ी में या कोई पोल में, बांस के उसमें, ठीक है ना, उसमें लगाते हैं, या किसी उस पर लोहे के सरिये पे टांगते हैं, लोहे की रॉड पे लगाते हैं। तो वैसे ही उनके बच्चों की क्या थी, डेस्क पे कुछ रॉड्स लगी हुई थी, छड़ लगी हुई थी, उन पे वो लटक रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, वो देखने लायक दृश्य था, यानी तुम्हें देखना चाहिए था वो दृश्य कि हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब और कितनी शांति थी, सब पूरे मनोयोग से अपने अपने काम में लगे हुए थे, लिखने और सीखने के में। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, बस केवल किसकी आवाज आ रही थी, पेनों के रगड़ने की आवाज आ रही थी पेपर पर। जब पेपर पर पेन चलता है तो पेन की क्या आती है, आवाज आती है। जैसे जो जेल पेन होते हैं उनकी तो कम आती है, लेकिन जो वैसे पेन होते हैं ना, क्या नाम है, बॉल पेन होते हैं, तो उनकी आवाज़ आती है, या हाथ के सरकने की आवाज़ आती है पेन के ऊपर, ऐसे समझ लो आप। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार क्या हुआ, है ना, उसी दिन की बात है कि कुछ कीड़े, बीटल्स का मतलब क्या होता है, कीड़े जो होते हैं, उड़ने वाले जो पतंगे होते हैं ना, वो उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं वो अंदर घुस आए क्लासरूम में। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अर्थात कि सब अपने लिखने सीखने के काम में बहुत ज़्यादा मनोयोग से पूरे दत्त चित्त होकर वो पढ़ रहे थे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, है ना, यानी जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, है ना। Not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है कि वो जो कक्ष है, जो क्लासरूम है, उसमें जो ऊपर खिड़कियों के ऊपर रोशनदान होते हैं ना, जहाँ से प्रकाश आता है, उन रोशनदानों में कौन बैठे हुए हैं, कबूतर बैठे हुए हैं, पिजन्स बैठे हुए हैं, है ना। और वो पिजन्स क्या कर रहे हैं, अपने जो पैर होते हैं, पंजे जो होते हैं, उनमें नाखून होते हैं ना, उन पंजों के नाखून से वो ऐसे खुरच रहे हैं, तो उनके खुरचने की आवाज़ आ रही है। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो भी
क्या कर रहे हों, अपनी फ्रेंच राइटिंग लिख रहे हों, उनके पैरों से खुरचने की आवाज़ आ रही है, तो वो और बच्चे जो पेन चला रहे हैं कॉपी के ऊपर, वो उन आवाज़ों में क्या है, समानता है। ठीक है ना। तो एक बार क्या घुसे आए थे, उड़ने वाले पतंगे घुसे आए थे, कीट पतंगे घुसे आए थे, लेकिन उनकी किसी ने ध्यान नहीं दिया, है ना। अब लिटिल वंस बच्चों के लिए भी हो सकता है, और ये हो सकता है उनके लिए भी कह रहा हो, उन पिजन्स के लिए कह रहा हो, है ना, जो कि अपने फिश हुक्स का मतलब वही जो उनके पंजे होते हैं, उनसे वो रगड़ के क्या कर रहे हो, माना वो भी फ्रेंच भाषा लिख रहे हों। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर, छत का मतलब क्या है, वही, है ना, या हो सकता है छत पे भी से भी आवाज आ रही हो, या रोशनदान में से भी आवाज आ रही हो, ठीक है ना। द पिजन्स कूड वेरी लो, ठीक है ना, पिजन्स के कू करने की, कू का मतलब होता है जैसे कोयल बोलते हैं उसको कुक्कू बोलते हैं, है ना, तो पिजन्स के कुटर कू करने की, गुटर कू करता है ना, करने की बहुत धीमी धीमी आवाज आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या ये जो जर्मन लोग हैं इन्होंने अल्सास और लॉरेन में क्या भाषा इम्पोज कर दी है, जर्मन भाषा इम्पोज कर दी है, तो क्या ये जो पक्षी हैं, ये जो पिजन्स हैं, इनको भी जर्मन में गीत गाना पड़ेगा, ये जो अभी गुटरगू करते हैं, तो क्या इन्हें जर्मन में गुटरगू करना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहा है। Whenever I looked up from my writing, जब भी मैं लिखने से थोड़ा सा अपना ध्यान ऊपर की तरफ, अपना गर्दन ऊपर ऊंची करता था, आई सो एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, मैं देखता कि एम हेमल बिल्कुल शांत गंभीर बैठे हुए हैं, स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग एट फर्स्ट वन थिंग, और कभी एक चीज को गौर से देख रहे हैं, देन एट अनोदर, फिर किसी दूसरी चीज को ध्यान से देख रहे हैं। एज इफ, मानो कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो अपने मन मस्तिष्क में फिक्स करना चाहते हों, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि इस छोटे से स्कूल के कक्ष में हर चीज़ें किस प्रकार से रखी हुई, सजी हुई, व्यवस्थित हैं, उन सबको वो अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं, अपनी आंखों में उनकी इमेज को बनाए रखना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, देखो ये भी क्या एक विचित्र बात है, फैंसी का मतलब क्या होता है, विचित्र बात है। 40 वर्षों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, मिस्टर एम हेमल इसी स्थान पर हैं 40 वर्षों से, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और विंडो के बाहर क्या है, उनका गार्डन है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने क्या है, उनकी क्लास है, क्योंकि वो वहीं रहते थे, स्कूल के अंदर ही रहते थे एम हेमल जो हैं, तो उन्होंने क्या लगा रखा था, एक गार्डन भी लगा रखा था, जस्ट लाइक दैट, उनके ही जैसा। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वॉर्न, है ना। अब देखो तुमने बच्चों देखा होगा कि जो फर्नीचर होता है, जैसे पुराने जो फर्नीचर होता है ना, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे वो लोहे का हो, तो जब बच्चे उसको यूज करते हैं, है ना, तो अगर आपने कभी नोट किया हो, तो जैसे वो नीचे पैर रखने की होती है ना, रॉड सी जो होती है, वो उस पे से कलर वगैरह सब उतर जाता है, और वो चमचमाती हुई आती है, स्टील निकल जाती है उसमें से, है ना, तो पैरों के रगड़ने से वो शाइनिंग करने लग जाती है। ऐसे ही जो किनारे होते हैं वो घिस जाते हैं, घिस के शाइन करने लग जाते हैं, वो चमकने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन बोर्न स्मूथ, है ना। बस क्या अंतर आया था कि जो डेस्क हैं और जो बेंच है वो घिस घिस कर कैसी हो गई थी, चिकनी हो गई थी, और द वॉलनट ट्रीज, और जो अखरोट के पेड़ हैं इन द गार्डन, वो बड़े हो गए हैं, टॉलर, बड़े हो गए हैं, एंड द होप वाइन, और ये एक बेल होती है, विशेष प्रकार की बेल होती है ना, लता पता का जो होती है, चढ़ जाती है जैसे, है ना, किसी दूसरे का सहारा, क्रीपर्स जो होते हैं वो, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिन्हें कि उसने खुद ने प्लांट किया था, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो लपट के, है ना, लिपट के कहाँ पहुंच गई हैं, विंडो से छत पे पहुंच गई हैं। होप वाइन की जो बेल पताका है, क्रीपर जो है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब मिस्टर एम हेमल को अब ये सब कुछ छोड़ के जाना है, तो उनका हृदय कितना दुख रहा होगा, उनका दिल कितना टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारे एम हेमल, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, अब पैकिंग देयर ट्रंक्स, है ना। अब ऊपर क्या है, उनका खुद का रहने का कमरा है, क्लासरूम के ऊपर क्या है, एम हेमल के रहने का कमरा है,
उस कमरे में से किसकी आवाज़ आ रही है? उनकी बहन की आवाज़ आ रही है, जो कि ट्रंक्स में उनका सामान पैक कर रही है। ट्रंक का मतलब होता है बड़े बड़ी संदूक जो होती हैं, उनमें उनका सामान पैक कर रही हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें ये जो गांव है, कंट्री का मतलब ये देश, कंट्री का मतलब ऐसे देश होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो गांव है छोटा सा अल्सास जिले के अंदर, इसे उन्हें क्या करना है? छोड़ के यहाँ से जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनमें इतना साहस था, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कि अंत तक वो हर बच्चे की बात सुने, उनको हर लेसन वो पढ़ाएं, यानी जितना भी समय है उसका वो पूरा क्या करेंगे? आज लास्ट तक उसका सदुपयोग करेंगे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए सेशन इन हिस्ट्री, ठीक है ना। तो पहले तो देखो ग्रामर का लेसन हुआ उनका, फिर राइटिंग का लेसन हुआ, है ना, राइटिंग का पीरियड आया उनका, फिर उसके बाद किसका? वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का लेसन पढ़ा, है ना, हमारा इतिहास का पीरियड हुआ। एंड देन द बेबीज चांटेड, है ना, और तब जो बच्चे थे उन्होंने एक स्वर में पुकारा। चांट का मतलब क्या होता है? पुकारना, है ना, जैसे उच्चारण करना। क्या? बा बे बी बो बू, जैसे अब वही चीज़ हो गई ये, जैसे अपनी वो होती है ना 12 खड़ी होती है, ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए। तो ये एक तरह से फ्रेंच की क्या है? 12 खड़ी है, इसका बच्चों ने उच्चारण किया। डाउन देयर एट दी बैक ऑफ द रूम, और पीछे की बेंच पर, है ना, जो लास्ट जो था पीछे की तरफ कमरे में, हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उस बिल्डर ने अपने बड़े बड़े चश्मे पहन लिए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने अपनी वो 12 खड़ी की किताब क्या कर रखी थी? अपने हाथों में पकड़ रखी थी, दोनों हाथों में पकड़ रखी थी। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो भी बच्चों के साथ क्या कर रहा था? लेटर्स पढ़ रहा था। जैसे बच्चे कर रहे थे ना, कै कमल वाला, खे खरगोश वाला, गे गैया वाला, तो ऐसे ही वो भी क्या कर रहा था? बच्चों के साथ में बोल रहा था। लेकिन क्या है बताओ, वो सब वृद्ध लोग हैं। यू कुड सी दैट, आप उन्हें देख सकते थे कि ही टू वाज क्राइंग, कि वो भी एक तरह से जोर जोर से पुकार पुकार के उनके साथ, बच्चों के साथ स्वर से स्वर मिला रहा था, और रो भी रहा था वो, है ना, क्योंकि उनके जो मदर टंग थी वो उनसे क्या कर रही थी? छीनी जा रही थी। His voice trembled, उनकी आवाज़ कांप रही थी। With emotion, भावों की वजह से, जो भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनकी वजह से उनकी आवाज़ क्या रही थी? कांप रही थी। And it was so funny to hear him, और छोटे बच्चे होते हैं ना, अब उनके सामने कोई बुजुर्ग इस तरह से रोएगा, है ना, आंसुओं से रोएगा या इस तरह की भावनाएं व्यक्त करेगा, तो उन छोटे बच्चों को क्या आती है? अब बच्चे इमोशंस तो समझ नहीं पाते, तो उनको तो हंसी आती है इस चीज़ों को देख के। That we all wanted to laugh and cry, कि हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। how well I remember it, that last lesson, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि वो जो अंतिम लेसन है वो मुझे आज तक क्या है? याद है। All at once the church clock struck 12, है ना। अब जो चर्च होता है, जैसे अपना टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, ऐसे ईसाइयों का क्या होते हैं? चर्च होते हैं। और वहाँ पे 12 बजे क्या बजती है? घंटी बजती है, घंटा होता है उसमें एक बड़ा सा, ठीक है ना, टन टन, तो वो 12 बजाता है। तो इसका एक तरह से क्या हो गया? वो प्रेयर का निशानी हो गई वो, जैसे है ना मस्जिदों से अजान की आवाज़ आती है ना भाई 4 बजे या जो है ना, तो कि अब किसका टाइम हो गया है? प्रेयर का टाइम हो गया है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, है ना, अचानक से चर्च की घंटी बजी और उसने 12 बजे का संकेत दिया। देन द एंजेलस किसको बोलते? प्रार्थना को बोलते, प्रेयर, है ना, कि फिर उसमें किसकी आवाज़ आई? चर्च में से प्रार्थना की आवाज़ आई। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस, है ना। अब ये प्रूसियंस कौन है? वही सोल्जर्स हैं, है ना, प्रूशिया के, है ना, जर्मनी के क्या हैं? ये सैनिक हैं। उनकी ट्रम्पेट्स बजाने की आवाज़ आई। ट्रम्पेट्स क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा होगा जो परेड जब करते हैं सेना के सिपाही, तो उस समय ढोल नगाड़े, है ना, और जो ये पुंगी, है ना, विशेष प्रकार जैसे बैंड बाजा टाइप होते हैं ना, उस तरह के वाद्य यंत्र जो होते हैं, ठीक है ना, उनका उपयोग किया जाता है उस ताल लय को उत्पन्न करने के लिए।
तो जिस समय प्रेयर की आवाज़ आ रही थी उसी समय और किसकी आवाज़ आ रही थी? जो प्रूशिया के जो सैनिक थे उनकी वाद्य यंत्रों को बजाने की आवाज़ भी आ रही थी, जो कि क्या कर रहे थे? रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, है ना, ड्रिल करके अपनी परेड करके वो लौट रहे थे। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, और हमारी खिड़कियों में से उनकी आवाज़ भी आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, ऐसा लग रहा था कि उनका चेहरा सफ़ेद हो गया है। कैसा हो गया उनका चेहरा? सफ़ेद हो गया है, ठीक है ना, बहुत कमज़ोर हो गया है। इन हिज चेयर, है ना, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, है ना, वो अपनी चेयर पे से क्या हो गए? खड़े हो गए, और मुझे ऐसे लगे वो कि बहुत ज़्यादा लंबे हैं, है ना। उस लेखक को, उस बच्चे को कैसे लगे ये फ्रेंच को? कि बहुत लंबे हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने पहले उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा। कहने का मतलब ये कि उस दिन उनको वो ज़्यादा ही लंबे दिखे, स्ट्रेट खड़े हुए थे। अब वो कह रहे हैं माई फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, सैड ही, उन्होंने कहा, एम हेमल ने कहा, आई डैश डैश, इनके इसका मतलब उनकी आवाज़ रुंध गई, उनकी आवाज़ निकल नहीं रही है। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी चीज़ ने उनका गला क्या कर दिया? चोक कर दिया, उनका गला भर आया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे कुछ नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो किसकी ओर मुड़े? ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़े बड़े अक्षरों में, ही रोट एज लार्ज एज, है ना, उन्होंने बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा जितना कि वो लिख सकते थे। विवेला फ्रांस, है ना, विवेला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, है ना, जैसे अपन कहते हैं ना, हिंदुस्तान अमर रहे, अमर रहे, है ना, भारत माता की जय, इस तरह से जैसे बोलते हैं, तो उसी तरह से विवेला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। अगेंस्ट द वॉल, किसके अगेंस्ट में? वॉल के अगेंस्ट में, है ना, दीवार से उन्होंने अपना सिर लगा के नीचे झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर, और उन्होंने ऐसा हाव भाव प्रकट किया। जेस्चर का मतलब क्या होता है? हाव भाव प्रकट करना। उन्होंने ऐसा हाव भाव बनाया। विद हिज हैंड, अपने हाथों से, बोला नहीं उन्होंने, बस हाथों से संकेत करके कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म होता है। यू मे गो, अब आप जा सकते हो, है ना। देखो बेटा कितनी दर्द भरी कहानी है ये, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें हमारे देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, और जो देश को बांटने वाली ताकतें हैं उनका हमें डट के मुकाबला करना चाहिए, है ना। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो बुरी ताकतें होती हैं वो हमारे देश को क्या करती हैं? कमज़ोर करती हैं। तो हमें डट के उन लोगों से मुकाबला करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, जो हमारे आने वाले जो बच्चे होते हैं, हमारी जो नई पीढ़ियाँ होती हैं, उन्हें हमारे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये लेसन, इस लेसन का वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक करिए वीडियोस को, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।